हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम कंकरेंट एग्जीक्यूशन में आने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कंकरेंट एग्जीक्यूशन क्या होता है और उसमें किस टाइप की प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं, वो पूरा हम इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले अगर मैं आपको ये बताऊं कि कंकरेंट एग्जीक्यूशन क्या होता है, तो कंकरेंट एग्जीक्यूशन अगर हम एक बार रिकॉल करें, इससे पहले मैंने आपको वैसे कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल और बाकी सारे ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट का मैंने इंट्रोडक्शन पहले क्लासेस में दिया हुआ है। तो उन क्लासेस को अगर हम रिकॉल करें तो कंकरेंट एग्जीक्यूशन देखिए क्या होता है। किसी भी सिस्टम में, मल्टी यूज़र सिस्टम में एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो सकता है आपके काम कर रहे हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस आपके काम कर रहे हैं, तो उन ट्रांजैक्शंस का सेम टाइम पे एग्जीक्यूशन, सभी ट्रांजैक्शंस का सेम टाइम पे एग्जीक्यूशन ही आपका क्या होता है, कंकरेंट एग्जीक्यूशन। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, सेम अगर सपोज़ आपके पास एक मल्टी यूज़र सिस्टम में आपके पास 3 ट्रांजैक्शंस एक साथ काम कर रहे हैं, तो या फिर एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, दे आर परफॉर्मिंग साइमल्टेनियसली विद इंटरलीविंग ऑपरेशंस। यानी कि एक बार में एक ही ट्रांजैक्शन आपका एग्जीक्यूट हो सकता है वैसे तो, लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करते हैं। यानी कि सपोज़ ट्रांजैक्शन T1 का कोई ऑपरेशन X पहले परफॉर्म हुआ, तो फिर उसके बाद कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ही ट्रांजैक्शन T2 का कोई ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, फिर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ही ट्रांजैक्शन T3 का कोई ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि कंकरेंट एग्जीक्यूशन यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। अब कंकरेंट एग्जीक्यूशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, यानी कि कंकरेंट एग्जीक्यूशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, या फिर कंकरेंट एग्जीक्यूशन क्यों ज़रूरी है, और इसमें फिर प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। तो कंकरेंट एग्जीक्यूशन अगर मैं आपको बताऊं, अगर हम क्या करें, सभी ट्रांजैक्शन का सीरियल एग्जीक्यूशन करने लग जाएं। सपोज़ आपने कोई शेड्यूल अपने उसमें बनाया हुआ है, शेड्यूल में हम जनरली क्या करते हैं, अलग अलग ट्रांजैक्शंस को हम यहाँ पे प्लेस करते हैं और उन ट्रांजैक्शंस को हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं एक पर्टिकुलर शेड्यूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, एक सीरियल शेड्यूल बना लूँ। सीरियल शेड्यूल मतलब हर ट्रांजैक्शन एक ट्रांजैक्शन ख़त्म होने के बाद ही दूसरा ट्रांजैक्शन अगर स्टार्ट हो पाए, यानी कि सभी आइसोलेशन में वर्क कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे इस शेड्यूल को सीरियल शेड्यूल कह सकते हैं। यानी कि ट्रांजैक्शन T1 जब तक सारे ऑपरेशंस ख़त्म नहीं कर लेता, तब तक हम T2 को स्टार्ट नहीं करेंगे या T3 को स्टार्ट नहीं करेंगे, और इसके ख़त्म होने के बाद ही आपका सेकंड कोई ट्रांजैक्शन आपका स्टार्ट हो सकता है। तो इस तरीके के शेड्यूल को हम सीरियल शेड्यूल कहते हैं। तो सीरियल शेड्यूल वैसे तो बहुत बेनिफिशियल है, यानी कि सीरियल शेड्यूल एक आइडियल शेड्यूल माना जा सकता है, जिससे डेटाबेस में कभी भी इनकन्सिस्टेंसी नहीं आ सकती। इनकन्सिस्टेंसी कब आती है, जब कोई ट्रांजैक्शन ने आपका कुछ डेटा आइटम को अपडेट किया है और दूसरे ट्रांजैक्शन को अगर उसके बारे में नहीं पता है और उसने कुछ और वैल्यू अपडेट कर दी, तो इस केस में डेटाबेस में आपकी जो स्टेट है वो इनकन्सिस्टेंट स्टेट आपकी अकर हो सकती है। यानी कि एक ही सेम डेटा आइटम की दो अलग अलग वैल्यूज़ वहाँ पे अकर हो जाएंगी। तो इस केस में हम क्या कहेंगे कि डेटाबेस आपका इनकन्सिस्टेंट स्टेट में चला गया है। तो इसलिए क्या होता है कि आपका सीरियल शेड्यूल को आइडियल शेड्यूल माना जाता है। यानी कि कोई भी शेड्यूल अगर सीरियल शेड्यूल की तरह परफॉर्म करे, तो उस शेड्यूल को हम क्या कह सकते हैं कि हाँ, ये शेड्यूल आपका कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल है। यानी कि अगर उसमें कन्फ्लिक्ट्स होने के बाद भी अगर वो इक्विवेलेंट सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट किया जा सके या उसकी तरह बिहेव करे, तो हम उसको कन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल शेड्यूल कहते हैं। ये हम पहले की क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो अब कंकरेंट एग्जीक्यूशन की हमें ज़रूरत देखिए क्यों पड़ रही है। सीरियल शेड्यूल से भी हमारा काम हो रहा था। अब सीरियल शेड्यूल में प्रॉब्लम क्या है कि टाइम टेकिंग बहुत है। मतलब इतने ज़्यादा यूज़र्स हैं हमारे पास, अगर कोई बहुत बड़ा डेटाबेस है उसमें हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स अगर है, और सपोज़ 1000 ऑफ यूज़र्स ने एक साथ डेटाबेस को एक्सेस किया है, सेम डेटा आइटम पे अगर काम किया है, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि आपका डेटाबेस वहाँ पे काम नहीं कर पाएगा अगर हम सीरियल शेड्यूल का यहाँ पे यूज़ करें तो। क्योंकि सीरियल शेड्यूल आपका कंसिस्टेंसी की तो गारंटी देता है, लेकिन आपको ये नहीं मतलब टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है, टाइम इसमें बहुत ज़्यादा लगने वाला है। तो हमें क्या करना है, टाइम ही आजकल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हमें टाइम को मायने रखते हुए हमें एक ऐसा शेड्यूल बनाना है जिसमें सारे ट्रांजैक्शन कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन करें विद इंटरलीविंग ऑपरेशंस, ठीक है। और हमें ये भी देखना है कि वो कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन में ट्रांजैक्शन में कहीं पे कन्फ्लिक्ट ना आए, या फिर अगर कन्फ्लिक्ट आता भी है तब भी डेटाबेस की इनकन्सिस्टेंट स्टेट
में ना जाने की गारंटी हो। ठीक है, तो अब ये चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है आपके कंकरेंट एग्जीक्यूशन में। अच्छा, पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि कंकरेंट एग्जीक्यूशन आपका कहाँ पे ज़रूरी हो सकता है। जैसे मल्टी यूज़र सिस्टम होता है, वहाँ पे मल्टीपल यूज़र्स जो है सेम डेटाबेस को सेम टाइम पे अगर एक्सेस करना चाहें तो उस टाइम पे हमें कंकरेंट एग्जीक्यूशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल अगर हम दे दें, इंडियन रेलवे का इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है। यानी कि इंडियन रेलवे में आपको पता है कि एक ही टाइम पे थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स क्या करते हैं, सेम डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं। तो पॉसिबली उसमें क्या हो सकता है कि कोई एक से ज़्यादा यूज़र या एक यूज़र आपका क्या करे, किसी डेटा आइटम को या किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को क्या करे, अपडेट करे। ठीक है, अपडेट करे तो उस केस में क्या होगा कि आपके बाकी यूज़र्स को उस अपडेशन के बारे में पता होना चाहिए। यानी कि बाकी यूज़र्स जो ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने वाले हैं उसके बारे में उन्हें पता होना चाहिए, और उस पहले वाले ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग ही दूसरे ट्रांजैक्शन को परफॉर्म किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए हमें क्या ज़रूरत पड़ती है, कंकरेंट एग्जीक्यूशन की। कंकरेंट एग्जीक्यूशन मतलब मल्टीपल यूज़र्स हैं हमारे पास, तो मल्टीपल यूज़र सेम डेटा आइटम मतलब सेम डेटाबेस को अगर एक्सेस कर रहे हैं एक ही टाइम पे, तो वहाँ पे हमें कोई एक ऐसा मैनेजमेंट हमें बनाना है जो क्या कर सके, उस एग्जीक्यूशन को ईज़िली क्या कर सके, एग्जीक्यूट कर सके बिना इनकन्सिस्टेंसी के। अब इसमें अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें तो प्रॉब्लम्स आपकी कहाँ पे आती है, जहाँ पे आपके कन्फ्लिक्ट आते हैं। ठीक है, कन्फ्लिक्ट आपके किस केस में आते हैं, जिससे हमें पता है कि आपका डेटाबेस में जो होता है वो दो ही ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, रीड और राइट। ठीक है, रीड और राइट आपके दो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं किसी भी डेटा आइटम पे। तो रीड में हम क्या करते हैं, उस डेटा आइटम की वैल्यू को रीड करते हैं, और राइट में हम क्या करते हैं, उस डेटा आइटम की वैल्यू को अपडेट करके उसकी वैल्यू को राइट करते हैं डेटाबेस में। ठीक है, तो ये दो ऑपरेशंस हैं आपके जो यहाँ पे परफॉर्म किए जाते हैं। अब इन्हीं के बेसिस पे आपके कहाँ पे कन्फ्लिक्ट अराइज हो रहे हैं या क्या क्या आपकी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनको अगर हम डिस्कस करें तो 3 पॉपुलर इसमें प्रॉब्लम्स है कंकरेंट एग्जीक्यूशन के साथ, जो कि है पहली लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम, दूसरा है आपका डर्टी रीड प्रॉब्लम, और तीसरा है आपका अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम। तो ये 3 प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत ही पॉपुलर हैं, या आपके कंकरेंट एग्जीक्यूशन के साथ आ सकती हैं। ठीक है, अब किस केस में कौन सी प्रॉब्लम अगर आपकी आएगी ये हम आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम। लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम में देखिए, आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कि लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम यहाँ पे बोला गया, यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई अपडेट जो आप कर रहे हो वो कहीं ना कहीं लॉस होने वाला है। तो इसमें क्या है, ये प्रॉब्लम कब अराइज होती है, जब आपका राइट कन्फ्लिक्ट आता है। यहाँ पे डब्ल्यू से मतलब आपका राइट ऑपरेशन से है। तो जहाँ पे राइट कन्फ्लिक्ट आपका आता है वहाँ पे आपकी लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। अब राइट कन्फ्लिक्ट हम कैसे कह रहे हैं, पहली बात तो अगर मैं आपका रिकॉल करवाऊँ कि हम कन्फ्लिक्ट कैसे पहचान रहे थे कि यहाँ पे कन्फ्लिक्ट आ सकता है, या फिर यहाँ पे इस शेड्यूल में इन ट्रांजैक्शंस के बीच में कन्फ्लिक्ट है। तो पहले मैं आपको कन्फ्लिक्ट के बारे में अगर मैं कंडीशंस, वो जो 3 कंडीशंस हमने पढ़ी थी क्लास में, उसके बारे में अगर थोड़ा सा रिकॉल करें, तो पहली कंडीशन थी डिफरेंट ट्रांजैक्शन। पहली कंडीशन आपकी क्या थी, डिफरेंट ट्रांजैक्शन। दूसरी कंडीशन आपकी थी सेम डेटा आइटम। तीसरी कंडीशन आपकी थी वन ऑफ देम शुड बी राइट ऑपरेशन। ठीक है, तो अगर कहीं पे 2 ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, वो 2 ऑपरेशंस आपस में कन्फ्लिक्ट बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, इसको हम कैसे चेक करेंगे, इन 3 कंडीशन से। यानी कि अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो वहाँ पे ज़रूर कन्फ्लिक्ट अराइज होने वाला है। तो कन्फ्लिक्ट आपका कैसे होगा, यानी कि डिफरेंट ट्रांजैक्शंस होने चाहिए, यानी कि दोनों ट्रांजैक्शंस आपके अलग अलग ट्रांजैक्शन में आप चेक करेंगे। सेम ट्रांजैक्शन में आप कन्फ्लिक्ट चेक नहीं करते हैं। दूसरी बात, सेम डेटा आइटम होना चाहिए, यानी कि डेटा आइटम जैसे यहाँ पे राइट ए लिखा हुआ है, तो ए यहाँ पे क्या है, डेटा आइटम है। तो डेटा आइटम सेम होना चाहिए दोनों ट्रांजैक्शन में, और दोनों में से क्या होना चाहिए, एक आपका राइट ऑपरेशन होना चाहिए, कम से कम आपका एक राइट ऑपरेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई हो जाती है तो उस केस में वहाँ पे कन्फ्लिक्ट आपका राइज हो सकता है। तो इस एग्जाम्पल के ज़रिए हम देखते हैं कि लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम क्या है, या फिर राइट कन्फ्लिक्ट आपका कहाँ पे आता है। अब इस एग्जाम्पल को अगर हम डिटेल में समझें तो इसमें देखिए क्या है, सबसे पहले हमारे पास 2 ट्रांजैक्शन है, TX एंड TY। ठीक है, TX एंड TY हमारे पास 2 ट्रांजैक्शन है।
सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले अगर मैं आपको मैकेनिज्म यहाँ पे समझा दूँ तो हमारे पास क्या होता है, जो डेटाबेस होता है, डेटाबेस में आपकी ओरिजिनल वैल्यू रहती है, और जब भी कोई शेड्यूल हम बनाते हैं उस शेड्यूल में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्टली डेटाबेस की वैल्यू को एक्सेस करने से पहले जो भी इस पूरे शेड्यूल के बीच में ट्रांजैक्शंस ने जो भी आपके अपडेट्स किए होते हैं वो कहाँ सेव होते हैं, एक लोकल बफर में सेव होते हैं। तो लोकल बफर में ही ये वैल्यूज़ को अपडेट करके पहले स्टोर करेंगे कमिट करने से पहले, और जो भी वैल्यू रीड करेंगे ये लोकल बफर से ही रीड करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए क्या प्रॉब्लम आपकी आ सकती है इस सिनेरियो में। सपोज़ आपकी डेटाबेस में वैल्यू, एक डेटा आइटम ए पे हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, 2 ट्रांजैक्शंस हमारे पास है, तो हम डेटा आइटम ए की वैल्यू सपोज़ मान लेते हैं कि ए इक्वल्स टू अभी 100 है। ठीक है, डेटाबेस में आपकी ए की वैल्यू क्या है, 100 है। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही हमने शेड्यूल स्टार्ट किया तो यहाँ पे आपका एक लोकल बफर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। अब लोकल बफर में आपकी वैल्यू क्या आ गई, 100, डेटाबेस से रीड करके लोकल बफर में क्या आ गई वैल्यू, 100। तो यहाँ पे जैसे ही TX आपने अपना पहला ऑपरेशन परफॉर्म किया, रीड ए, तो इसने जो वैल्यू रीड करी है वो रीड करी है 100। ठीक है, इसको पता है ये वैल्यू क्या है अभी 100। ठीक है, इसने रीड करी, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में इसने क्या किया है, एक ऑपरेशन परफॉर्म किया है, a इज़ इक्वल टू a माइनस 50। तो इसने a में से 50 लेस किया है, तो इसने क्या कर दिया, एक्चुअल में इसने अभी a की वैल्यू क्या कर दी, यहाँ पे 50 कर दी। ठीक है, लेकिन अभी इसने लोकल बफर में इसको स्टोर नहीं किया है क्योंकि इसने अभी इसको राइट नहीं किया है। जब हम राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तब हम यहाँ पे वैल्यू अपडेट करेंगे लोकल बफर में। ठीक है, तो इसने अभी यहाँ पे वैल्यू बेसिकली 50 यहाँ पे कर दी है, लेकिन अभी इसने राइट नहीं किया है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद कंटेक्स्ट स्विचिंग होके TY के पास आपका कंट्रोल जाएगा, और TY के पास कंट्रोल जाने के बाद क्या होगा, TY ने भी रीड A किया, यानी कि सेम डेटा आइटम पे हम काम कर रहे हैं, A पे है हम काम कर रहे हैं, इसने भी A की वैल्यू को रीड किया। अब इसने जो A की वैल्यू को रीड किया, इसने कौन सी रीड करी वैल्यू, जो लोकल बफर में अभी करेंटली जो वैल्यू है आपके पास, तो वो क्या है अभी 100 है। वो 100 क्यों है, क्योंकि अभी TX ने इसकी वैल्यू को 50 तो कर दिया था, लेकिन उसको अभी राइट नहीं किया है, इसलिए TY को जो वैल्यू मिलेगी वो 100 ही मिलेगी। ठीक है, इसके बाद क्या किया, नेक्स्ट लाइन में इसने ऑपरेशन परफॉर्म किया है, a इक्वल्स टू a प्लस 100, यानी कि इसने a की वैल्यू जो रीड करी थी उसमें 100 को ऐड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने अभी a की वैल्यू 200 कर दी है। ठीक है, तो इसने भी अभी राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया है। उसके बाद क्या हुआ, आपका फिर से कंटेक्स्ट स्विचिंग हुई, TX के पास कंट्रोल आया, तो TX ने क्या किया, राइट A किया, यानी कि इसने जो भी वैल्यू यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म किया था अब इसने इसको क्या कर दिया, राइट कर दिया, यानी कि ये वैल्यू अभी आपकी लोकल बफर में चली गई। अब लोकल बफर में वैल्यू आपकी क्या चली गई, 50। ठीक है, 50 यहाँ पे चली गई लोकल बफर में वैल्यू, और उसके बाद इस ट्रांजैक्शन ने क्या कर दिया, कमिट कर दिया फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पे क्या किया, इसके कमिट करने के बाद यहाँ पे जो है TY ने इस वैल्यू को दोबारा से राइट किया, और इसने कौन सी राइट करी वैल्यू, जो इसने यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म किया था, यानी कि इसने 200 राइट कर दी, तो इसने लोकल बफर में यहाँ पे अब 200 लिख दिया। तो इस केस में देखिए प्रॉब्लम क्या होगी ना, प्रॉब्लम आपकी क्या होगी कि आपका जो TX था, TX को क्या लगा कि उसने वैल्यू को 50 कर दिया है और वो कमिट करके चला गया, और उसको लगा कि वो सक्सेसफुली क्या कर चुका है, वैल्यू को 50 चेंज कर चुका है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि TY आया और उसने बिना TX की वैल्यू को, राइट करी हुई वैल्यू को रीड करे, उसने सीधे सीधे राइट कर दी वैल्यू, और वो उसने क्या राइट करी, 200। ठीक है, तो इस तरीके की जो अब यहाँ पे डेटाबेस में आपकी जो वैल्यू है वो 200 चली गई है। इस केस में क्या होता है ना, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि TX ने जो वैल्यू अपडेट करी थी वो अब लॉस हो चुकी है TX के लिए, और TX के लिए इनकन्सिस्टेंट स्टेट है एक तरीके से, क्योंकि TX ने इसकी वैल्यू 50 करी थी और उसको क्या दिख रही है डेटाबेस में 200। ठीक है, तो अब इस केस में इस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम बोलते हैं। और यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम किस वजह से आती है, राइट कन्फ्लिक्ट की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको कन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है वो किन ऑपरेशंस के बीच में है, यहाँ पे जो आपको ऑपरेशंस दिख रहे हैं ये आपके कन्फ्लिक्ट यहाँ पे अराइज कर रहे हैं। कन्फ्लिक्ट क्यों कह रही हूँ मैं इनको, राइट कन्फ्लिक्ट मैंने क्यों बोला, अभी जो मैंने आपको 3 कंडीशंस बताई थी कन्फ्लिक्ट चेक करने की, वो तीनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि डिफरेंट ट्रांजैक्शन, TX एंड TY दोनों डिफरेंट ट्रांजैक्शन के ऑपरेशन है, एंड सेम डेटा आइटम दोनों A पे काम कर रहे हैं,
और तीसरा जो आपका कंडीशन था वो क्या था, वन ऑफ देम शुड बी राइट ऑपरेशन। तो यानी कि यहाँ पे दोनों ही यहाँ पे राइट ऑपरेशन है, तो तीनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही हैं। अब यहाँ पे राइट कन्फ्लिक्ट आ गया है और जिस वजह से आपकी लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। और इस तरीके के राइट को हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड राइट भी बोलते हैं। तो इसका दूसरा नाम कहीं कहीं पे आपको ब्लाइंड राइट भी मिलेगा। क्योंकि ब्लाइंड राइट हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जब TY ने वैल्यू राइट करी A की, तो उसने बिना देखे यानी कि बिना TX की वैल्यू को देखे उसने सीधे सीधे, या फिर बिना TX की वैल्यू को रीड किए उसने सीधे सीधे आके राइट कर दिया। ठीक है, तो उसने एक्चुअल में क्या करना चाहिए था, जो यहाँ पे उसने रीड परफॉर्म किया है उसको रीड को उसने यहाँ पे परफॉर्म करना चाहिए था, तब जाके ये क्या नहीं होता, ब्लाइंड राइट नहीं होता है ना। तो उस केस में आपका जो वैल्यू है वो कंसिस्टेंट आती है, यानी कि दोनों जो आपके ट्रांजैक्शन है वो ट्रांजैक्शन की वैल्यू दोनों ही सेम आती। तो इस केस में आपकी लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम इस तरीके से डिफाइन की जाती है। दूसरी जो प्रॉब्लम है आपकी वो है डर्टी रीड प्रॉब्लम। तो डर्टी रीड प्रॉब्लम में क्या होता है, आपका राइट रीड कन्फ्लिक्ट आपका आता है, तो तब आपकी डर्टी रीड प्रॉब्लम वहाँ पे अराइज होती है। अब सीधे इसको एग्जाम्पल से ही समझते हैं। डर्टी रीड प्रॉब्लम देखिए, अगर मैं आपको डर्टी रीड का सीधा सीधा डेफिनेशन अगर मैं बताऊँ, तो डर्टी रीड हम उस रीड को बोलेंगे जिसने किसी अनकमिटेड ट्रांजैक्शन की राइट की हुई वैल्यू को रीड किया है। मैं दोबारा रिपीट अगर करूं, तो डर्टी रीड हम उसको बोलेंगे जिसने किसी अनकमिटेड ट्रांजैक्शन की राइट की हुई वैल्यू को रीड किया है। ठीक है, तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम आपकी अराइज हो रही है। देख सकते हैं आपको यहाँ पे राइट और रीड कन्फ्लिक्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, कन्फ्लिक्ट में इसको क्यों बोल रही हूँ, कन्फ्लिक्ट आपको देखिए इन दो ऑपरेशंस में कन्फ्लिक्ट दिखेगा। क्यों दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं आपकी, डिफरेंट ट्रांजैक्शंस, सेम डेटा आइटम एंड वन ऑफ देम शुड बी राइट ऑपरेशन। तो यहाँ पे एक राइट ऑपरेशन है, इसलिए यहाँ पे आपका कन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है। अब इसमें देखिए ये किस तरीके का कन्फ्लिक्ट है, या फिर ये जो रीड है इसको हम डर्टी रीड क्यों बोल रहे हैं। इसमें देखिए क्या होता है, स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो यहाँ पे रीड ए सबसे पहले TX ने परफॉर्म किया रीड ए। ठीक है, रीड ए परफॉर्म किया, तो सपोज़ यहाँ पे मैं वही बोल देती हूँ कि TX ए की वैल्यू डेटाबेस में सपोज़ पहले क्या थी, 100 थी। तो इसने रीड ए किया और A इक्वल्स टू A+50 किया, यानी कि A की वैल्यू को 150 कर दिया और फिर राइट भी कर दिया। तो लोकल बफर में इसने वैल्यू क्या कर दी, 150। ठीक हो गया, 150 जैसे ही किया तो इसने रीड करी इसकी वैल्यू, यानी कि जो TY है, TY ने रीड करी किसकी वैल्यू, TX की लिखी हुई वैल्यू, यानी कि इसने लोकल बफर में जो 150 अभी स्टोर हुआ है उसको इसने रीड किया है। ठीक है, और फॉर एग्जांपल अगर यहीं पे क्या कर जाए, आपका जो TX है वो सपोज़ कोई सर्वर डाउन होने की वजह से वो क्या कर जाए, यहाँ पे फेल हो जाए ट्रांजैक्शन, और यहीं पे से ट्रांजैक्शन जो है वो अगर रोल बैक कर जाए, क्योंकि ट्रांजैक्शन जब भी अगर फेल हो जाता है तो हम क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को रोल बैक करते हैं ना। एसेट प्रॉपर्टीज़ अगर आपको याद हो, तो एसेट प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, एसेट प्रॉपर्टीज़ में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है एटॉमिसिटी। तो एटॉमिसिटी में हम क्या करते हैं कि ऑल और नन, यानी कि दो चीज़ें होती है ना, ऑल और नन। कहने का मतलब क्या होता है कि या तो ट्रांजैक्शन पूरी सारे ऑपरेशंस को सक्सेसफुली परफॉर्म करे और कमिट करे, या फिर अगर कहीं पे फेलियर आता है तो वो सारे जितने भी उसने चेंजेस किए तो उसको अंडू करे, यानी कि रोल बैक कर जाए। ठीक है, तो यहाँ पे यही हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो T1 है, ठीक है, सॉरी TX है, TX ने क्या किया, सारे ऑपरेशंस तो परफॉर्म किए, लेकिन कमिट करने से पहले ही यहाँ पे कुछ सर्वर डाउन आपका हो गया और आपका जो ट्रांजैक्शन TX है वो फेल हो गया। तो वो क्या करेगा, रोल बैक करेगा। अब रोल बैक करेगा यानी कि जितने चेंजेस उसने किए थे उसको अंडू करेगा। ठीक है, अंडू करेगा, तो इस केस में जो उसने वैल्यू 150 करी थी वो दोबारा से क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। लेकिन TY ने क्या रीड कर ली थी, इसकी राइट करी हुई वैल्यू रीड कर ली थी, यानी कि 150 रीड कर ली थी। तो अब यहाँ पे अगर TY इससे आगे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है, यानी कि या फिर यहीं पे अगर ये कमिट कर जाता है, तो TY की रीड करी हुई वैल्यू 150 आएगी, लेकिन डेटाबेस में एक्चुअल वैल्यू क्या आ गई, 100 आ गई। तो यहाँ पे इनकन्सिस्टेंट स्टेट आपकी आ गई है, इसीलिए इसको हम डर्टी रीड यहाँ पे कह रहे हैं। डर्टी रीड हम क्यों कह रहे हैं, मैंने क्या बताया आपको, डर्टी रीड हम किसको बोलते हैं, अगर कोई ट्रांजैक्शन किसी अनकमिटेड ट्रांजैक्शन की राइट करी हुई वैल्यू को रीड करता है तो उसे हम वहाँ पे डर्टी रीड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये डर्टी रीड का आपको एग्जांपल मैंने बताया है। दूसरा जो आपका लास्ट जो प्रॉब्लम है वो है अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम। ठीक है, तो अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम आपका आता है, ये भी राइट रीड कन्फ्लिक्ट से ही अराइज होता है।
अब इसमें अनरिपीटेबल रीड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल से हम डायरेक्टली समझ लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, दोनों ट्रांजैक्शन है TX और TY, कंकरेंट एग्जीक्यूशन यहाँ पे हो रहा है। तो पहले क्या हुआ, रीड ए किया TX ने, यानी कि TX ने पहले रीड करी ए की वैल्यू, उसके बाद कंटेक्स्ट स्विचिंग के बाद TY के पास कंट्रोल आया तो TY ने रीड करी ए की वैल्यू, ठीक है, और इसने क्या किया, A=A+100, ठीक है। तो सपोज ए की वैल्यू 100 थी डेटाबेस में पहले, तो इसने यहाँ पे ए की वैल्यू क्या कर दी, 200 कर दी और राइट ए भी कर दिया, यानी कि इसने लोकल बफर में आपकी वैल्यू को 200 यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो इसने अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले जो TX ने रीड करी थी वैल्यू वो कितनी थी, 100 थी। अब इसने दोबारा कोई ऑपरेशन परफॉर्म करे, क्या करी, फिर से रीड करी वैल्यू, अब इसको वैल्यू क्या मिल रही है, 200 मिल रही है, क्योंकि लोकल बफर में 200 आ चुका है। तो यहाँ पे जो TX है वो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि उसने पहले जो रीड करी अलग वैल्यू रीड करी, दूसरी बार जो रीड करी वो अलग वैल्यू रीड करी, और इसने तो बीच में कोई चेंजेस परफॉर्म नहीं करे थे। तो TX यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा, यानी कि वो क्या करेगा, रोल बैक कर देगा, क्योंकि उसको दोनों टाइम अलग अलग वैल्यू मिल रही है, जिसको हम अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये अनरिपीटेबल रीड आपका क्यों आ रहा है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या पता है कि हर ट्रांजैक्शन क्या करता है, आइसोलेशन में परफॉर्म करता है। मतलब हर ट्रांजैक्शन को ऐसा लगता है कि वो आइसोलेशन में परफॉर्म कर रहा है, यानी कि और कोई ट्रांजैक्शन सिस्टम में है ही नहीं। तो एसिड प्रॉपर्टीज़ आप दोबारा से अगर रिकॉल करेंगे, इससे पहले मैंने आपको एटॉमिसिटी वाली प्रॉपर्टी बताई, ऑल और नन, कि रोल बैक हम क्यों कर रहे हैं। दूसरी आपकी कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी होती है। जो तीसरी प्रॉपर्टी होती है वो होती है आइसोलेशन, यानी कि हर ट्रांजैक्शन आइसोलेशन में आपका क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो उसको एक्चुअल में वैसे आइसोलेशन में नहीं होता, यानी कि मल्टीपल ट्रांजैक्शन एक साथ आपके काम कर रहे हैं, लेकिन हर ट्रांजैक्शन को ऐसा लग रहा है कि वो क्या कर रहा है, आइसोलेशन में ही काम कर रहा है। तो इसको यहाँ पे नहीं पता कि कोई दूसरे ट्रांजैक्शन ने बीच में आके राइट करके वैल्यू को क्या कर दिया, चेंज कर दिया है। तो इसने क्या किया, अगर मल्टीपल टाइम्स इसने रीड अगर परफॉर्म किया है, तो पहले रीड में इसको जो वैल्यू मिली इसके अकॉर्डिंग दूसरे रीड में भी इसको यही वैल्यू मिलनी चाहिए थी, लेकिन इसको यहाँ पे दो अलग अलग वैल्यूज़ मिल रही हैं। तो यहाँ पे जो TX है वो कंफ्यूज हो जाएगा। इस प्रॉब्लम को आपको क्या कहते हैं, अनरिपीटेबल प्रॉब्लम, तो अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये कुछ टाइप की आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं, रीड अनरिपीटेबल रीड। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, ये 3 टाइप की प्रॉब्लम आपकी आ सकती है कंकरेंट एग्जीक्यूशन के साथ। पहला हमने पढ़ा लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम, दूसरा हमने पढ़ा था आपका डर्टी रीड प्रॉब्लम, और तीसरा हमने पढ़ा है अनरिपीटेबल रीड प्रॉब्लम। तो तीनों ही प्रॉब्लम्स बहुत पॉपुलर हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। अब इन प्रॉब्लम्स को हमें कैसे दूर करना है, किस तरीके के हमें शेड्यूल्स बनाने हैं जो कंकरेंट एग्जीक्यूशन भी दे, यानी कि कंकरेंसी भी दे, और साथ ही साथ आपका कंसिस्टेंसी भी दे। तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट आपका सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका पार्ट होता है किसी भी डेटाबेस मैनेजमेंट में, वो सबसे ज़्यादा होता है कंसिस्टेंसी, यानी कि डेटाबेस को आपको कंसिस्टेंट रखना है। अब इनको कंसिस्टेंट रखने की कौन से आपके कंकरेंसी कंट्रोल मैकेनिज़म्स या टेक्निक्स आपके पास है, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।